हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी तक हम लोगों ने एक बड़ा टॉपिक खत्म किया, चैप्टर विलियन का। तो हम लोगों ने बेटा जो विलियन खत्म किया उसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि विलियन क्या होते हैं, ठीक है ना। विलियन के कितने अवयव होते हैं, सांद्रण शब्द हमने पढ़ा। और उस सांद्रण शब्द में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, पीपीबी, मोलरता, मोललता, मोल अंश, नॉर्मलता, एंड फैक्टर, ठीक है ना। ये सब हमने वास्ट कैटेगरी में पढ़ लिया। उसके बाद जब हमने नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ाया था तो वो था विलेयता। विलेयता क्या होता है, ठोस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, हेनरी का रूल्स क्या होता है, हेनरी के रूल के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, ये सब हमने बहुत अच्छे से बात कर ली थी, ठीक है ना। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्वेश्चन है कि ठोस विलयन क्या होता है। ठोस विलयन के बारे में ज्यादा हम अपने सिलेबस में डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस के पार्ट की बात नहीं है, ठीक है ना। ठोस विलयन जैसे कॉपर प्लस गोल्ड को मिक्स कर दिया जाए, कॉपर जिंक को मिक्स कर दिया जाए, कई विलयन ठोस ठोस को मिक्स किया जाए, जिंक नहीं, कई ठोस ठोस को मिक्स कर दिया जाए, ठोस विलयन, उसके बारे में हमें बात नहीं करनी है। हमें जो बात करनी है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब, ठीक है ना। द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। क्वेश्चन है कि ये वाष्प दाब होता क्या है। मेरी बात ध्यान सुनना, एक एक चीज आपको क्लियर कट बताई जाएगी, कॉन्सेंट्रेट होके समझेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि वाष्प दाब क्या होता है। बेटा क्या करना है, अगर किसी खुले पात्र में हम एक ऐसा विलायक ले जो वाष्पशील हो, जो वाष्प बन जाए जिसका, तो हम क्या करते हैं, अगर खुले पात्र में एक विलायक ले लेते हैं तो क्या होता है कि उस कंडीशन में वाष्पीकरण उसका विलायक से वाष्प बनता जाता है, मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया इनडेफिनिट टाइम के लिए चलती रहती है, अनिश्चित काल की चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है कि विलायक के जो अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो गतिज ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है, और वो क्या होते हैं, धीमे धीमे जो विलायक के जो कण होते हैं वो वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं, ठीक है ना। कब? जब पात्र हमारा खुला हो। फिर से समझो, अगर हम किसी खुले पात्र को ले तो खुले पात्र में क्या होगा कि विलायक के जो अणु होंगे वो वाष्पशील होंगे, धीमे धीमे उनकी वैपर बनेगी, अणु बनेंगे, और वो क्या करेंगे, वायुमंडल में ऊपर जाते चले जाएंगे, ठीक है ना। जब वो वायुमंडल ऊपर चले जाएंगे तो मतलब ये वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है ना। भाप बनना मतलब वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपोरेशन होता है। लेकिन अब हम क्या करें कि उसी पात्र को अगर हम बंद कर दें, ठीक, उसी पात्र को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अगर मैं उस पात्र को बंद कर दिया और उसकी जो वैपर बन रही है, जो वाष्प बन रही है, अब क्या होगी, उसके जो वाष्प के कण होंगे वो उसकी दीवार से टकराएंगे, जिसको आप ढकोगे उसके दीवार से टकराएंगे। जब वो टकराएंगे उस पर तो क्या होगा, वो टकरा करके फिर से नीचे आएंगे, और जो वाष्प के कण नीचे आके जो द्रव की जो सतह है उस पर एक दाब उत्पन्न करेंगे। उस दाब को बोलते हैं वाष्प दाब। समझ पाए? मैं फिर से समझ आ रहा हूं। अगर पात्र खुला है तो वाष्प कण जो वाष्प बन के ऊपर जाएगी, उसके वाष्प के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में विलीन हो जाएंगे। अगर वो जब विलीन हो गए तो कोई मतलब ही नहीं बना। अब उसको बीकर को मैंने बंद कर दिया, बंद कर दिया तो विलयन से जो वाष्प बन रही है वो वाष्प के जो पार्टिकल होते हैं, वाष्प के जो कण होते हैं, अणु होते हैं, वो उसकी दीवार पर टकराएंगे, और टकराने के बाद वो फिर से नीचे आएंगे, नीचे आकर के वो उसकी सतह पर आएंगे, वापस मिल जाएंगे, मतलब संगठन हो जाएगा, फिर से वैपर से लिक्विड बन जाएगा। इस घटना को बोलते हैं कॉन्डेंसेशन। मतलब कि कॉन्डेंसेशन को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो संघनन बोलते हैं। तो क्या कह सकते हैं, यदि किसी विलयन में किसी अवयव की वाष्प दाब, वाष्प के द्वारा उसी विलयन की सतह पर लगाया गया दाब को वाष्प दाब कहते हैं। क्लियर? एक ही विलयन होता है और उसके किसी भी एक अवयव के द्वारा जो वाष्प बनती है वो वाष्प के पार्टिकल फिर से उसी द्रव के सतह पर जो दाब क्रिएट करते हैं, जो दाब बनाते हैं, उसको वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, समझ पाए? मैं यही बात आपके बुक में लिख दिया, बोर्ड पे लिख दिया हूं। क्या लिखा है? द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। बेटा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो राउल्ट का नियम आ जाता है, ठीक है ना। कौन सा रूल आएगा? वो राउल्ट का नियम, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं RA। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, पहले वाष्प दाब देख लीजिए, ठीक है ना। क्या होता है कि किसी निश्चित ताप पर वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब, किसी निश्चित ताप पर वाष्प के अणुओं, देखो आप ध्यान से मैं क्या बोल रहा था, वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब, उसको संतृप्त दाब, सैचुरेटेड प्रेशर,
या फिर वाष्प दाब कहते हैं। क्लियर? अगर आपसे सिंपल कोई पूछे कि वाष्प दाब क्या होगा तो आप क्या बोलोगे कि किसी भी वाष्प के अणुओं के द्वारा, ठीक है ना, वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर जो प्रेशर बनता है, जो दाब उत्पन्न किया जाता है, उसको वाष्प दाब कहते हैं। फिर से बताऊं, किसी भी वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर जो प्रेशर बना, ठीक है ना, उसे वाष्प दाब कहा गया। टेम्परेचर निश्चित होना चाहिए, वैरी नहीं होना चाहिए। तो दो चीजें इसमें आती हैं। सबसे पहली क्या चीज आती है कि वाष्पीकरण और संघनन। वाष्पीकरण का मतलब होता है इवेपोरेशन, वाष्प का बनना, और संघनन एक विपरीत, मतलब वाष्प का मतलब कि द्रव से वाष्प भाप बन रही है और भाप से फिर से द्रव बन रहा है, तो द्रव बनना कंडेंसेशन या फिर संघनन कहलाता है। ये विपरीत प्रक्रिया है। बेटा इस चीज को मापने के लिए एक मेथड दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, बैरोमेट्रिक विधि या बैरोमेट्रिक मेथड। ये हम आपको नहीं बताना है, प्रैक्टिकल का पार्ट होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा जो आता है वाष्प दाब। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर आप तापमान को बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि विलय के या विलायक के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर किसी भी विलयन को आप गर्म करेंगे तो विलयन के जो अणु के मॉलिक्यूल होते हैं, या जो कह सकते हैं विलेय या विलायक के मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा अगर बढ़ेगी तो उनके दौड़ने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो क्या होंगे, वो वेपर के फॉर्मेट में ऊपर जाएंगे। जितना ज्यादा वो दौड़ेंगे, वेपर के फॉर्म में बनेंगे, तो दीवार पर टकराएंगे और फिर से उसकी सतह टकराएंगे, तो वाष्प दाब क्रिएट करेंगे। इसका एग्जाम्पल तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे आप प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। प्रेशर कुकर में क्या होता है, आप गर्म करते हैं, वायु जो आपका प्रेशर कुकर में जो आपका लिक्विड होता है वो बॉयल करता है। जब वो बॉयल करेगा तो क्या होता है कि उसके सतह पर बॉयल, वो जो लिक्विड हो रहा है उसकी जो वेपर बनती है, जो वाष्प बनती है, उसकी सतह पर टकराती है और फिर से नीचे आती है, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं एक तरीके से इसका प्रेशर कुकर का एग्जांपल, ठीक है ना। अब अगला अगला हमारा क्या है कि मैंने इंपॉर्टेंट चीज है, वाष्प दाब टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। ये शॉर्टकट आपकी है। अब क्वेश्चन है कि द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब क्या होता है। बेटा द्रव द्रव का विलयन का वाष्प दाब के बारे में जो रिलेशन बताया था वो राउल्ट नाम के साइंटिस्ट थे। अभी तक हमने हिंदी का नियम पढ़ा। हिंदी के नियम में क्या होता था, गैस की द्रव में विलेयता का जो कंसेप्ट दिया था वो हिंदी ने दिया था, लेकिन अभी तुम्हें जो द्रव द्रव का वाष्प दाब का कंसेप्ट दिया था वो राउल्ट ने दिया था। राउल्ट ने क्या बोला कि एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है ना। फिर समझो इसको, ठीक है ना। किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित अवाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। बेटा इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फटाफट इसके बारे में एक अच्छे से फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं, देखिए फटाफट इसको, ठीक है ना। मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलिए पानी, चलिए इसको बताते हैं। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं। देखिए इसमें राउल्ट का नियम क्या बताता है आपका। राउल्ट के नियम में उसने बोला, जैसे मान लो मैंने एक ये बीकर ले लिया, ठीक है ना, ये आपके सामने बीकर है, इसमें आपका विलायक भरा हुआ है, ये विलायक है, ठीक है ना। हमने इस विलायक को ए मान लिया, ठीक है ना, और इसमें ये हमने एक विलेय पदार्थ, ये आपका विलेय है, इसको हमने वी मान लिया। जब मैंने इसको मिलाया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर ये विलायक ए है तो इसका वाष्प दाब जो होगा वो पी ए होगा, या फिर आंशिक वाष्प दाब पी नॉट ए हो सकता है, ठीक है ना। इसका जो वाष्प दाब होगा वो पीबी होगा, पीबी, या इसको पी नॉट बी बोलते हैं। इसका जो मोल अंश होगा वो एक्स ए नहीं एक्स बी, इसका मोल अंश एक्स ए, ठीक। अब राउल्ट तुमसे क्या बोलता है कि निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित, मेरी बात को समझिए, निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है ना।
उस विलयन के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि यहां पर हमने लिख लिया पीए किसी एक अवयव का वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा, इसके मूल अंश के समानुपाती होगा। ये तो उसने बताया कि किसी में बड़ा करके लिखता हूं उसको, पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स से, मतलब किसी विलयन में उपस्थित आवासशील विलेय का जो आंशिक वाष्प दाब होता है या वाष्प दाब होगा वो उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। यही राउल्ट का नियम बोल रहा है। मैं नीचे में बर्फ करता हूं इसको, देखिए इसको बेटा, आंशिक हम समझो बात ध्यान से। मैं ये कह रहा था कि आंशिक वाष्प दाब का मतलब ये होता है, जैसे मानो कोई एक विलयन होगा, ठीक है ना, विलयन में ए एक कंपोनेंट अवयव होगा, एक बी होगा, तो अब उन दोनों में से ए का भी दाब कुछ लगेगा, बी का भी कुछ दाब लगेगा उसके सतह पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों में से एक का जो वाष्प दाब लग रहा है उसको आंशिक बोलेंगे, अगर दोनों को जोड़ दे तो कुल वाष्प दाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज राउट ने बोला कि विलयन में उपस्थित किसी एक आवासशील अवयव का वाष्प दाब जो होता है वो उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। फिर से मैं लिख रहा हूं, अब देखो इसको क्या करेंगे, बाद में लिखते हैं इसको। ये पी ए यहां पर बराबर लगा देंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे पी नॉट ए और एक्स ए, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट कभी तो अभी तक तुमने एक के बारे में निकाला। नेक्स्ट कौन सा होगा, बी का देख लेते हैं। तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी नॉट, पी नॉट बाद में लिख देंगे एक्स ए, ठीक है ना। तो पी बी इसको इक्वल टू लगाओ, यहां पी नॉट बी होगा और यहां पर एक्स बी होगा। ये इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है आपको, टोटल दाब कितना होगा, टोटल प्रेशर, प्रेशर, ठीक है ना, कुल वाष्प दाब कितना होगा, टोटल वेपर प्रेशर कर दे, वेपर प्रेशर, ठीक। तो क्या करेंगे, P बराबर पीए मतलब ए का द्वारा जो वाष्प दाब डाला गया वो, और पीबी जो बी के द्वारा वाष्प दाब डाला गया वो, दोनों को बेटा ऐड करो। देखो ए की वैल्यू कितनी है, तो P बराबर ए की वैल्यू कितनी निकली आपकी, पी नॉट ए एक्स ए, यहां पर रख दो पी नॉट ए एक्स ए, प्लस बी की कितनी निकली, पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है, ये इंटू हटा दो, पी नॉट बी एक्स बी। तो हमारा एक ये फॉर्मूला निकल के आया आपके सामने, बहुत अच्छा सा। कभी कभी इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इट्स अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द बोर्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्या है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे अभी आपने लिखा P बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक। क्योंकि एक बात हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स ए बराबर क्या हो सकता है, एक्स ए बराबर हो सकता है 1 माइनस एक्स बी, या फिर एक्स बी अगर निकालना चाहिए इसे तो उधर कर दो, इसको उधर ले जाओ, तो 1 माइनस एक्स ए, दोनों में से किसी एक की पोजीशन को चेंज कर लो। P बराबर पी नॉट ए, अगर इसको रखना चाहेंगे तो एक्स ए बराबर कितना 1 माइनस एक्स बी, तो यहां पर तुम रख दो 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक तो फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, ठीक। या अगर तुम क्या कर रहे हो भाई, अगर पी नॉट ए और ये मान लेते हैं आपके सामने ये एक्स ए है, तो पी नॉट बी, अब पी नॉट बी को जैसे ये एक्स बी है तो 1 माइनस एक्स ए रख दो इस पे, तो 1 माइनस एक्स ए। तो चाहो तो एक फॉर्मूला ये रख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला अगर है तो मेरा ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये राउट का नियम के बारे में बताता है आपको, ठीक है ना। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें कि होता क्या है तो मैं यहाँ लिख देता हूं, पी नॉट ए क्या है, ए का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है ना। एक्स के ए क्या है, ए का मूल अंश, ठीक है ना। पी नॉट बी क्या है, बी का आंशिक वाष्प दाब, और एक्स बी क्या है, बी के मूल अंश, ठीक। मैंने ये सब कुछ लिख दिया है। अब क्या होता है कि अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि ठीक है भाई मैंने राउट का नियम पढ़ लिया,
फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। अब क्या हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे कि राउल्ट का नियम क्या होता है, तो मैंने बोला राउल्ट का नियम किसी विलयन में किसी अवाष्पशील अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है ना। और राउल्ट का नियम एप्लीकेबल कब है? द्रव द्रव विलयन के वाष्प दाब के रिलेशन को समझाता है, ठीक है ना। हिंदी का क्या बताया था? हिंदी का बताया था कि अगर किसी द्रव में एक कोई भी अवयव गैस की पार्ट हो, ठीक है ना, द्रव में अगर गैस मिल जाए तो जो वो कंडीशन कहलाएगी वो होगी हेनरी के नियम में, ठीक है ना। मतलब हेनरी गैस और द्रव के बारे में बताता है, विलेयता के, गैस और द्रव के विलेयता के बारे में बताता है। और जो हमारा राउल्ट का नियम है वो किसी भी द्रव के वाष्प दाब के बारे में बताता है, ठीक है ना। दोनों नियम अलग अलग है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों नियम में से एक नियम आपके बोर्ड्स में पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं। इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। मैं इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, इस टॉपिक पर आप भी लगा लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है ना। फटाफट जब अगला मेरा टॉपिक बेटा स्टार्ट कर रहा हूं, मैं 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूं ताकि कुछ चीजें मैं बोर्ड पर लिख दूं, उसके बाद मैं आपको फिर आगे की चीजें बता रहा हूं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, तो हम लोग अब बात करते हैं आपका आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में, ठीक है बेटा। राउल्ट का नियम हमने जब पढ़ लिया है तो यहाँ पर हम लोगों ने बात करनी है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमारा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो सिंपल तरीका है कि पहले आपने राउल्ट का नियम पढ़ा क्या बेटा? राउल्ट का नियम जो ने पढ़ा कि किसी भी विलयन के अंदर एक अवयव का जो वाष्प दाब होता है, ठीक है ना, वो उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। ये सब बताइए दीजिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आदर्श विलयन होता क्या है। तो पहला आइडियल सॉल्यूशन, ठीक, क्या उसको बोलते हैं हिंदी में? आदर्श विलयन, ठीक है ना। तो पहले हम चीजें एक एक करके पढ़ लेते हैं, फिर दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। इधर देख लेते हैं, इधर हम लिख दे रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन ये है कि आदर्श विलयन, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है, तो अब क्वेश्चन ये है कि आदर्श विलयन क्या होता है। सिंपल याद रखो, ऐसे विलयन जो समान या स्थिर कर दो ज्यादा बढ़िया रहेगा, स्थिर ताप दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ठीक है ना, आदर्श विलयन कहलाते हैं। इसमें बेटा उल्टा हो जाएगा कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें वैरी करती हैं, तो मेरी बात ध्यान सुनना। पहली चीज ये हुई, यहाँ पर जो हीट ऑफ एंथैल्पी होती है, हीट ऑफ मिक्सिंग एंथैल्पी, या ऐसे ही लिख लो, हाँ ये मिक्सिंग लिख लो ज्यादा बढ़िया रहेगा, वो 0 होगा। ये पहली चीज, अभी इसको समझाता हूं मैं। दूसरी चीज क्या रहेगी, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो होगा वो भी कितना होगा, 0। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी कि मान लो कि एक विलयन है ए, तो उसके मॉलिक्यूल ए से बॉन्डेड होंगे, दूसरा विलयन होगा बी, तो उसके मॉलिक्यूल भी बीबी से बॉन्डेड होंगे। अगर दोनों को मिला दे तो अच्छे से ये बॉन्डिंग कर ले, ठीक है ना, तो ए बॉन्डिंग बी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। अब इसका मतलब समझते हैं बेटा, हीट इंथैल्पी 0 होनी चाहिए, डेल्टा मिक्सिंग 0 होना चाहिए। मैं समझाता हूं पहले इसको अच्छे से। होता क्या है कि आदर्श विलयन ऐसे विलयन जो स्थिर ताप और दाब पर राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं वो आदर्श कहलाते हैं, और जो विलयन राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं वो अनादर्श कहलाते हैं। अब क्वेश्चन तो ये हो गया कि इसका मतलब डेल्टा एच जो होता है वो आदर्श विलयन में 0 होगा आपके सामने। इसका मतलब क्या हुआ, आप 2 विलयन ले लो, ठीक है, एक विलयन ए होगा और एक विलयन बी होगा।
अगर जो जब आप दो विलेन जब आप ले रहे हैं, दोनों को एक साथ मिला दो, ठीक है ना, तो ना तो उसका ताप बढ़े ना तो उसका ताप कम हो। जो नॉर्मल विलेन का ताप होना चाहिए वही होना चाहिए, मतलब उनकी ना तो हीट उनमें निकले ना हीट उसमें एब्जॉर्ब हो, दो विलेन को मिलने पर। तो ऐसे विलेन को आदर्श विलेन, दो विलेन को मिलाने पर ना तो वो उष्मा छेपी बने ना तो उष्मा शोषी बने, ना तो उष्मा शोषित हो ना ही उष्मा उसमें निकले, तो ऐसे विलेन को क्या कहलाते हैं? आदर्श विलेन। अब दूसरा, दो विलेन को अगर हम मिलाते हैं तो मानो कि 1 लीटर ए विलेन है, 2 लीटर बी विलेन है, दोनों को मिला दिया तो 1 लीटर ए विलेन, 2 लीटर बी विलेन आपस मिलकर 3 लीटर विलेन बनाना चाहिए, 3 लीटर बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 लीटर से थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाए थोड़ा कम हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो फिर आदर्श विलेन नहीं। मतलब उनका जो आयतन होना चाहिए वो दोनों विलेनों के कुल आयतन के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन क्या होगा बेटा? एक विलेन ए होगा तो उसके सारे ए के मॉलिक्यूल होंगे, एक विलेन बी होगा तो उसमें बी बी के मॉलिक्यूल होंगे। अब क्या होगा कि अगर दोनों को मिला दो तो ए और बी आपस में अच्छे से बॉन्डेड खल रहे, समझ मिल जाए बढ़िया से, तो वो कहलाता है आदर्श विलयन। मैं फिर से बता रहा हूं कि आदर्श विलयन ऐसे विलयन जो समान ताप दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। मेरे साथ पढ़ो, ठीक है ना। क्या कंडीशन? डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा बी ऑन मिक्सिंग इज जीरो, ए बॉन्डेड बी या ए बॉन्डेड ए प्लस बी बॉन्डेड बी इक्वल टू ए बॉन्डेड बी, ठीक है ना। इसका मतलब दो विलयन को अगर मिलाते हैं तो मिलाने पर ना तो उसमें हीट अवशोषित हो ना ही उसमें हीट बाहर निकले। आदर्श विलयन का बेस्ट एग्जांपल रहेगा। उसके बाद अगर दो विलयन को हम मिला रहे हैं, एक विलयन ए और एक विलयन बी, तो दोनों विलयन का जो आयतन होगा, ठीक है ना, उनको जब आपस मिलाएंगे तो इसके कुल आयतन के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, योग के बराबर होना चाहिए। अब दो विलन को ए और बी को आपस में मिला दिया तो दोनों अच्छे से मिल जाए, लेकिन अनादर विलन भाई ऐसी कोई कंडीशन फॉलो नहीं करते। इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बॉन्डेड बी जो ए विलन आपस में मिलाएंगे वो भी इज नॉट इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू ए बॉन्डेड बी, ठीक। इसका मतलब, तो अब इसके पहले एग्जांपल समझते हैं। इसके एग्जांपल क्या होंगे? तो पहले अगर हम आदर्श विलयन के एग्जांपल के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो पहला जो इसका एग्जांपल रहेगा वो रहेगा C2H5 CS3 प्लस, ये टॉल्वीन आपका हो गया। और अगर इसके बाद में C6H5 CS3, हाँ एनिलीन ले लो, आप एनिलीन ले लो। दूसरा एग्जांपल क्लोरो बेंजीन, बेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारा आपका आ जाता है नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। ये सब बेटा एनसीईआरटी के एग्जांपल है, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, ये सब हमारे एनसीईआरटी के एग्जांपल है बेटा। और भी चार्ट दे रखा है, आप एनसीईआरटी में जाके देख लीजिए। अब आदर्श विलयन बेटा, अगर हम अनादर्श विलयन के बारे में बात करें तो इसके दो कैटेगरी होंगी। एक क्या होंगी? एक होती है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, एक क्या होगा? ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, ठीक है। अब दोनों में क्या अंतर है? सिंपल तरीका है कि डेल्टा एच जो होगा अगर ज्यादा निकल रहा है जीरो से तो धनात्मक, ठीक है ना। डेल्टा वी मिक्सिंग बढ़ रही है तो ऋणात्मक धनात्मक, अगर डेल्टा एच जीरो से कम है तो ऋणात्मक, डेल्टा एच जीरो से डेल्टा वी जीरो से कम है तो ऋणात्मक। सिंपल तरीका। मैं ये कह रहा था कि फिर से समझो कि अगर ऐसे विलयन जो निश्चित स्थिर ताप दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, और ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं।
अब क्वेश्चन ये है कि अनादर्श विलयन क्या होते हैं। अनादर्श विलयन बेटा मैं कह रहा हूं कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन। अब पॉजिटिव का मतलब मान लो तुमने 1 लीटर विलयन मिलाया आपस में तो 2 लीटर होना चाहिए, लेकिन वो निकला 2.2 लीटर, मतलब थोड़ा ज्यादा मिलाने पर उसका आयतन बढ़ रहा है, हीट निकल रही है तो धनात्मक, आयतन घट रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो ऋणात्मक। सिंपल क्वेश्चन है कि कैसे पहचाने कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। सिंपल याद रखिए, अगर किसी भी ऐसे दो कंपोनेंट दे रखे जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग समान रेंज का है, ठीक है ना, लगभग समान, लगभग थोड़ा डिफरेंस कम होना चाहिए, कम डिफरेंस है तो धनात्मक आ जाएगा, डिफरेंस बहुत बड़ा है तो ऋणात्मक आ जाएगा। ये क्राइटेरिया होता है थोड़ा सा चेक करने के लिए कि कैसे इसको देखने पर हम कैसे टिक कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आप ये देखिए कि दो जिसका ऐसे पेयर जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा वो धनात्मक कैटेगरी में चला जाएगा। कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं धनात्मक विचलन के। जो पहला आएगा वो एथनॉल प्लस आपका आ जाता है एथनॉल प्लस ऑक्टेन कह सकते हैं, ठीक है ना, नहीं दूसरा लिख देते हैं, आपका छोड़ दो, CCl4 प्लस CH3OH, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल CH3OH प्लस वाटर। तीसरा एग्जांपल CS2 प्लस एसीटोन, ये तीसरा एग्जांपल, ठीक है ना। मतलब क्लोरोफॉर्म प्लस मेथनॉल, मेथनॉल प्लस वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं नेगेटिव वाले के बताओ, तो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, अगर इसका एग्जांपल है ये क्लोरोफॉर्म, तो ये कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन है यहाँ पर। नेगेटिव में क्लोरोफॉर्म CH Cl3 प्लस एसीटोन, ये पहला एग्जांपल, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल कौन सा आएगा, फिनॉल प्लस एनिलीन, ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहां पर लिख दे रहा हूं फिनॉल प्लस एनिलीन, ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई एग्जांपल कहे तो वाटर प्लस HCl, यहां लिख दे रहा हूं वाटर प्लस HCl, ठीक है ना। मैं फिर से समझा दूं बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी के टॉपिक में दे रखे हैं, मोस्टली आपसे नहीं पूछ जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा याद भी करना होगा। इस टॉपिक को फिर से मैं एक बार एलेबोरेट कर दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो आपका सीधा क्वेश्चन बनना चाहिए कि ऐसे विलयन जो समान ताप दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, और ऐसे विलयन जो समान ताप दाब पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आदर्श विलयन में कैसे कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए। तो पहला क्या होगा कि डेल्टा H मैक्सिमम 0, अगर दो विलयन को आपस में मिलाएंगे, ठीक है ना, तो उसमें हीट ना तो निकलनी चाहिए ना तो हीट अवशोषित होनी चाहिए। डेल्टा V, अगर दो विलयन को आपस में मिलाएंगे तो उनमें ना तो वॉल्यूम बढ़े ना तो वॉल्यूम घटे, आदर्श विलयन। दो विलयन को आपस मिला रहे हैं, अच्छे से बॉन्डेड हो जा रहे हैं, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे। पहला आएगा आपका मेथिल C2H6, एक्चुअल में यहाँ पर आपका होना चाहिए C6H5CH3 एसिड, इसको ये होता है आपका ये टॉल्विन का फॉर्मूला होता है, टॉल्विन प्लस एनिलीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन एंड नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन का मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में जाएगा। इसके बाद धनात्मक विचलन का मतलब ये होता है कि आप अनादर्श विलयन दो टाइप हो जाएंगे, एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। धनात्मक के बारे में बात करें तो अगर दो विलयन को मिलाते हैं हीट निकल रही है, ठीक है ना, पर धनात्मक है, हीट ऑफ एंथैल्पी, तो वो धनात्मक विचलन। हीट अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो धनात्मक विचलन। इसके एग्जांपल में लिख लिया CCl4 CH3OH, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथेनॉल और वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। ऋणात्मक में कौन सा होगा कि नेगेटिव चीजें अगर आ रही है तो ऋणात्मक हो जाएगा, वाटर प्लस HCl का विलयन, फिनॉल प्लस एनिलीन का विलयन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का विलयन, फिनॉल प्लस एनिलीन का विलयन, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीजें थोड़ी थ्योरी वाले पोर्शन है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। चलिए, अभी तक हमने जो बेटा पढ़ा वो सिर्फ बड़ा सा क्राइटेरिया तैयार कर लिया, सब कुछ आदर्श विलयन क्या होते हैं, राउल्ट का नियम क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होते हैं,
वाष्प दाब क्या होता है, टेम्परेचर पर वाष्प दाब का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये सब चीजें हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो अब हम अपने वीडियो को यहीं पर फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि अगला जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए, थैंक यू।